केसरी 91.1 एफएम पर मेरे यानी यूवी के साथ वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ खब्बी सीट। और आज मेरी खब्बी सीट पे ये मेरा दोस्त भी है और मुझे लगता है कि अगर पार्टी की कोई जान होती है तो वो ये डीजे वाला बाबू है। शैल मेरे भाई, कैसा है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? वेरी गुड। सो दिस इज डीजे शैल। शैल आर्मी के नाम से मशहूर है, या मैं इसको किस नाम से बुलाता हूँ वो हम बता नहीं सकते ऑन कैमरा। बट ये बहुत प्यारा एपिसोड होने वाला है यार, बिकॉज खब्बी सीट पे दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग अ डीजे और उनके क्या चैलेंजेस कैसे होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। शैल, पता है तेरे को, जो फॉरेन में जहां पर भी रेडियो स्टेशंस हैं, हाँ, जिनसे भी वहां के आरजे से बात होती है तो उनको पता ही नहीं कि आरजे क्या होता है। राइट, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रेडियो स्टेशन वाले ये कहते हैं दैट वी आर डीजेस, वी प्ले म्यूजिक ऑन रेडियो, सो वी आर डीजेस टेक्निकली। तो टू बिगिन विद डीजेइंग, और चलो थोड़ा बहुत जितना हमने रेडियो सुना है, कितना क्लोज है ये आरजे डीजे, डीजे आरजे, क्या लगता है? अगर सबसे पहले तो मैं बोलूँगा थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो बहुत सिमिलर है, क्योंकि दोनों को ही एंटरटेन करना है इन अ वे लोगों को। बस मेजर डिफरेंसेस कि हम लोग सामने खड़े हैं, आप लोग बिहाइंड द सीन हो, बट हम दोनों सिनेरियो में एंटरटेन कर रहे हैं। एक दूसरा, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, हमारे कंसोल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम अपना म्यूजिक कंट्रोल करते हैं। हम दोनों को ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हम किस तरीके से एक फ्लो मेंटेन रखें ताकि पीपल गेट एंटरटेन। तो उस चीज में बहुत सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो डिफरेंस ये है कि आपको तैयारी कम करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ योर अपीयरेंस। आपको, हमें क्या होता है, हमें कहीं जाना है तो भैया हमें तैयार भी होना पड़ेगा। हमें लोग देखेंगे, हमें जज करेंगे कि यार डीजे दिखने में कैसा है, प्रेजेंटेबल है या नहीं। आप आराम से अगर चिल होकर, अगर आप स्लीपर्स में भी आकर काम कर रहे हो तो कोई आपको उस चीज के नंबर नहीं देगा। आपको लोग बोलेंगे कि हाँ यार म्यूजिक अच्छा बजा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा पीछे कौन बैठा है। तो इन अ वे मुझे लगता है ये बहुत सही बात कह रहा है। अगर डीजे को अपना रेट बढ़ाना होता है ना, ये तो सबने म्यूजिक वही करना है, वही लैपटॉप है, वही गाने आजकल जो मार्केट में चल रहे हैं, पुराने हैं जो भी हैं, बट रेट एक डीजे प्रेजेंटेशन से बढ़ाता है। प्रेजेंटेशन से, एग्जैक्टली, बहुत फर्क पड़ता है प्रेजेंटेशन से। हमारी ऊपर ओवरऑल प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आपकी ऑडियो प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर करती है, मतलब आरजेस की। बाकी टेक्निकली मैं बोलूं तो काफी सिमिलैरिटीज हैं। थोड़ा हमारा यही रहता है कि हमारे ऊपर कोई पी के हाथ छोड़ सकता है, जो दिल्ली में बहुत सीन होता है। आपके ऊपर कोई नहीं आ सकता यार। साल में ना 2 खबरें तो एवरेज, 2 कम बोल रहा हूँ मैं, पर ऑन एन एवरेज कहीं से आ जाती है कि डीजे ने गाना नहीं चलाया, गोली चल गई। और अभी रिसेंटली मैंने 2 इंसिडेंट सुने इन पास्ट फ्यू इयर्स जिसमें डीजे ने उल्टा बंदे को मार दिया। बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा किसी का नुकसान हो गया। बट अभी एक रिसेंट किसी दिल्ली के पंजाबी बाग एरिया में किसी क्लब में ऐसा मैंने सुना कि वहाँ डीजे को किसी गेस्ट ने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से वो शायद नहीं उनके बीच में बन पाई, और उसने डीजे ने रिएक्ट करा और अनफॉर्चुनेटली सामने वाला बंदा उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो होते रहते हैं ऐसे इंसिडेंट, बट थोड़ा सा रिस्की है फ्रंट फेस पे। तो ऐसा है कि थोड़ा सा शैल को जानते हैं यार, थोड़ा सा डीजेइंग को जानते हैं, तो शैल, बहुत आसान नहीं होता मिडिल क्लास फैमिलीज में अपने पेरेंट्स के पास जाना और कहना कि मैं डीजेइंग करूंगा। पहली बात तो उन्हें समझ नहीं आएगा, एग्जैक्टली। आप समझा दोगे जैसे तैसे करके, फिर उन्हें आप पे भरोसा नहीं होगा। दूसरी बात, फिर तीसरा उनका जो सबसे बड़ा सवाल होता है, जो उस स्टेज पे आप भी क्लूलेस होगे, वुड बी के यार इससे पैसा कैसे कमाऊंगा, और कितना पैसा आप कमा सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट स्टडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिग्री है, नौकरी है, जाऊंगा, सिक्योरिटी है, एटसेट्रा। तो शुरुआत ऐसे करते हैं। कब आपको लगा दैट यू रियली वांट टू गो एंड स्पिन द टेबल्स? मेरा बहुत ही फनी सिनेरियो है, मैं अगर बताऊं, मतलब जैसे हाउ आई स्टार्टेड एंड हाउ आई कम थ्रू विद ऑल दिस। मेरा बेसिकली क्या हुआ कि मेरे को शुरू से, मैं अन्नू मलिक से बहुत इंस्पायर्ड था। मतलब स्कूल टाइम में आई यूज टू वियर लॉन्ग शर्ट्स, लॉन्ग टी शर्ट्स, और मैं अपने फ्रेंड्स को कहता था यार मुझे ना हिप हॉप उसमें, मतलब मेरे को वो एग्जैक्ट टर्म नहीं पता था, तो मैं उन्हें बोलता था यार मुझे ना हिप हॉप स्टाइल में रहने का बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा होके ना कुछ म्यूजिक में करूंगा, हिप हॉप बन के रहूंगा। मैं ऐसा अपने दोस्तों को बोलता था। कहते थे हिप हॉप में क्या करेगा? मैंने कहा बस कुछ करूंगा, मैं हिप हॉप में करूंगा, म्यूजिक से रिलेटेड करूंगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है भाई देखते हैं, हंसी ये स्कूल मजाक की बात है? ये स्कूल की बात है। और ये बहुत जनरल, क्योंकि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था, मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है। मेरी उस टाइम पर मेरे टीनेज में अन्नू मलिक वाज द स्टार, तो मुझे लगता था यार ये बंदा है कुछ करता है, इनको देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। धीरे 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 बड़े हुए, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मेरे अंकल हैं, उनका उस टाइम पे ऑर्केस्ट्रा का काम होता था। ओके। हाँ, तो मेरे को बहुत शौक था। एक शौक था खाने का, रोज बाहर का खाना खाना है। मैं वेजिटेरियन था तब, तो मुझे पनीर मिल जाता था, दाल मिल जाती थी, मेरे को मजा आ जाता था। तो मैं चला जाता था उनके साथ में, छोटी छोटी खुशियां। मैं उनके साथ में चला जाता था देखने ऑर्केस्ट्रा। उस टाइम पर दिल्ली में कुछ ही ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स होते थे, तो दे यूज्ड टू हायर रिचा शर्मा एंड सोनू निगम दैट टाइम। तो वो उनके लिए आके गाते थे ऑर्केस्ट्रा में, और बैंड्स मतलब छोटे छोटे बैंड उनको लाइव परफॉर्म करते थे। मैं देखता था। धीरे धीरे कल्चर इवॉल्व हुआ और उन्होंने अपना ऑर्केस्ट्रा से डीजे सेटअप स्टार्ट करा, जो करनाल बाईपास पे वगैरह पे सेटअप डलते हैं। तो मैं उनके सेटअप के साथ जाने लगे। मेरी समर वेकेशंस होती थी, मेरे को बाहर खाना होता था, मैं अपने अंकल के साथ चला जाता था। मेरा सिंपल सा फंडा था कि मेरी समर वेकेशंस है, पार्टी में जाऊंगा, फ्री का खाना खाऊंगा, मासी के घर रहने जा रहा हूँ, मेरा ये काम था। तो मैं जाता था वहां, मैं देखता था वहां उस टाइम पे ऑपरेटर बोलते थे कि वो ऑपरेटर को बुलाते हैं और बोलते हैं यार वो आया नहीं, फलाना ऑपरेटर नहीं आया, उसको आज की पार्टी प्ले करनी है। मैं देखता था बंदा आता है, वो 300-500 रुपए लेके चला जाता है। और क्या करता है? गाने वो, अच्छा, हाँ, वो मिक्सिंग नहीं, प्लेइंग, नॉर्मल मिक्सिंग करता अच्छा। था। कुछ ऑपरेटर आते थे जो मिक्स भी करते थे, कुछ आते थे जो लिटरली गाने मिक्स करके जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। वाह, मुझे नहीं पता था ऑपरेटर वर्ड होता था उनके लिए। हाँ, अच्छा। तो उस टाइम पर लोग आते थे और लिटरली 3 CD प्लेयर्स होते थे, एक रिमोट होता था। मतलब आई डिड दैट। मैंने अपने इनिशियल फेज में ये काम करा है, जिसमें 3 CD चेंजर्स वर देयर, और CD चेंजर्स में हम वो 10+ करके, अगर 11वां गाना चलाना है, 10+1 दबा के हम गाना प्ले करते थे एक मिक्सर से। फिर दूसरी CD में गाना सेलेक्ट करके 10+2 करके ऐसे गाने हम फेडर से चेंज करते थे। तो उस टाइम पे पार्टी, फिर धीरे धीरे और बहुत डेनन के और बहुत मिक्सर्स वगैरह, प्लेयर्स वगैरह आए। फिर सबसे लेटेस्ट आया उसमें 100S करके एक पायनियर का, जो इवोल्यूशन, मतलब जो रेवोल्यूशन था, बिल्कुल बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई। एक दिन लकीली ऐसा हुआ कि लकीली नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेट था कि जो ऑपरेटर था उसका एक्सीडेंट हो गया, और मैं, आपके लिए लकी था, उसके लिए अनफॉर्चुनेट था। सॉरी। हाँ, तो वो बेचारा नहीं आ पाया। अब मेरा क्या सीन था कि मैं जब जाता था ना, तो मेरे को म्यूजिक का शौक था, मैंने एक छोटा सा फोल्डर बना लिया था वो देख देख के, कि मेरे पास 50 CDs हो गई थी जो सेम गानों की मैंने कॉपी कर ली थी इंटरनेट से डाउनलोड करके, वो भी मैं साइबर कैफे जाके करता था। तो मेरे पे वो फोल्डर था। मेरे अंकल ने मुझे बोला कि यार आज तो काम खराब हो जाएगा, आज ऑपरेटर नहीं आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, और किसको करें, कोई अवेलेबल नहीं है, सीजन की डेट है, वेडिंग टाइम का। तो मैंने बोला कि मैं कर लेता हूँ। कह रहे तू कैसे करेगा? मैंने कहा मैं देखा है, मेरे को आता है। कह रहे पक्का संभाल लेगा? मैंने कहा हाँ संभाल लूंगा। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, बिकॉज मैंने उस दिन वो पार्टी प्ले करी और वो पार्टी हिट हो गई। तो मुझे उस दिन 300 रुपये मिले। जो मैं 10th क्लास में, मुझे 300 रुपये मिले, प्लस उन्होंने मुझे ऊपर से, जो उस टाइम पे वारफेयर बोलते थे कि वारफेयर या इनाम आया है, तो इनाम के जो 50 रुपये आए थे वो भी मुझे मिले। तो मैं उस दिन राजा था। तो 10th में पहली सैलरी थी 350 350 रुपये, और मेरे लिए था, मतलब आज मैं बहुत अमीर हूँ, आज अपने दोस्तों को जाके पेस्ट्री खिलानी है और पेप्सी पिलानी है। और वहां से मुझे लगा कि यार यही तो मैं ढूंढ रहा था, मतलब म्यूजिक वाली जो डायरेक्शन थी ना, उस दिन मुझे एक्चुअली क्लिक करा कि इसी डायरेक्शन में मुझे जाना है, क्योंकि मुझे खाना दिख गया था, मुझे पैसा दिख गया था, मुझे ग्लैमर दिख गया था। मैंने कहा और क्या चाहिए, यही तो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे पास क्लियर विजन नहीं था कि मुझे करना क्या है। यार ये अभी मैंने रिसेंटली चमकीला देखी है, कितनी सिमिलर स्टोरी है। वो ओरिजिनल आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होता, वो प्रमोटर कहता है हुनकी करिए, और तू चढ़ जाओ। वो अपना नाम बताता है कि क्या नाम लेना है, वो गलत नाम लेता है, वो करता है, और देन उसकी डिमांड बन जाती है। राइट। सो ऑपरेटर शेल से डीजे शेल, और अब तो खैर आर्मी है भाई। इट इज द शेल आर्मी। व्हाट अ जर्नी यार। कितने साल हो गए अगर नंबर्स में हम काउंट करें तो? अप्रोक्सीमेटली 15 years। 15 years। हाँ, मतलब आई स्टार्टेड इन 2004 टेक्निकली, बट आई वाज इन 10th दैट टाइम। तो
2 साल का ब्रेक था। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली नहीं करा। प्रोफेशनली मैं बोलूँगा 2006 के एंड से, मतलब मेरी 12th कंप्लीट हुई थी और बहुत कुछ करा मैंने, बहुत सारे सेक्टर्स में अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि डे 1 से पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा इस चीज़ के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग काम मैं कर रहा था, बट कहीं ना कहीं साइड बाय साइड ये चल रहा था एज अ हॉबी, कि जब मैं फ्री हूँ और उनको ऑपरेटर चाहिए तो दे यूज्ड टू कॉल मी और मैं चला जाता था, कि मुझे पैसे 300 से 500 हो गए थे। और धीरे धीरे बहुत चीजें लाइफ में साथ साथ चलती रही और धीरे धीरे फिर ये सफर स्टार्ट हुआ। तो ऑलमोस्ट पेरेंट्स से वैलिडेशन कब मिली, कैसे मिली? देखो, मॉम से तो मिल गई थी, क्योंकि माँ तो हमेशा सपोर्ट करती है, चाहे बच्चा खुश दिख रहा है जो भी कर रहा है। हाँ, जो भी कर रहा है। पापा से तो लगा लो अभी ऑलमोस्ट 7-8 साल लग गए थे ये वैलिडेशन आने में, जब उन्हें लगा कि हाँ घर भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली, लोग भी जान रहे हैं, अब ये घर में खर्चा भी दे रहा है हमें, तब उन्हें लगा कि हाँ ये ठीक काम कर रहा है। नहीं तो पहले तो मैं वर्ड नहीं यूज कर सकता, वो लिटरली में कहते थे रात को तैयार होके चला जाता है सुबह आ जाता है, पता नहीं क्या काम करता है। यार वैसे मिडिल क्लास घरों में माँ को बेटे का प्यार देखना है, हाँ, और पापा को पी से ही पैसा देखना है, पैसा देखना और दोनों खुश है बेसिकली। हाँ, वाओ। तो मैं 2006 का ना टाइम एज अ ऑपरेटर, हाँ, मुझे डिफाइन करो कौन से गाने तब वो सही थे, कौन सा दौर था वो, अगर जो लोग अब देख रहे होंगे, कौन से गाने उस वक्त हिट लिस्ट पे होते थे कि यार मुझे याद है 2006 में क्राउड पागल हो जाता था। पंजाबी में अगर मैं बोलूं, वो जो फेस, वो था। हाँ, दिलेर मेहंदी साहब थे, बब्बू मान साहब थे, मतलब सौन दी जड़ी, मित्रा दी छतरी, तुनक तुनक दुन, पंजाबी में ये चलते थे। और बॉलीवुड में जो आज हमारे 90s, जो आज हमारा रेट्रो हो गया है, जो पुराने हमारे, जो हम सलमान खान जो पुराने गाने सुनते हैं, ये गाने उस टाइम पर हिट थे। उस टाइम ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते थे। तो बहुत अच्छा, सारे तो भी हनी सिंह ने मार्केट को हिट करना था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम पर नहीं। आई गेस हनी सिंह आया 2010-11 में, 11-12 में। हाँ, सीन में तब हाँ, वो टाइम था। उस टाइम पे हनी सिंह से पुराना है। नहीं, देखो वो लेजेंड है। देखो, मैं पुराना हूँ, वो तो मैं डायनासोर जैसा हो गया बट हाँ, उस टाइम पर इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। हनी सिंह पाजी का मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे को उस चीज से बहुत माइलेज मिली। एक क्लब था आइस लाउंज करके साकेत में, DLF मॉल में, तो मैं वहाँ रेजिडेंसी करता था। और उस टाइम पर इनका हनी सिंह पाजी थे, अल्फाज पाजी थे, उसमें जे स्टार, बादशाह पाजी थे और मनी औजला शायद, और इनका एक आधा माफिया मुंडीर एग्जैक्टली। माफिया मुंडीर उस टाइम पर डोप शॉप वाली इंटरनेशनल विलेजर एल्बम आई थी और एकदम से पीक पकड़ा था उन्होंने। उस टाइम पर उनका आई गेस फर्स्ट ही था, मेरे को सेकंड या फर्स्ट में कंफ्यूजन है, फर्स्ट क्लब विजिट था, मतलब क्लब परफॉर्मेंस था, और दैट वाज इन आइस लाउंज साकेत, और आई वाज द रेजिडेंट देयर। तो पूरी दिल्ली आई थी वहां पर, क्योंकि वो लोग पागल हो गए थे। वो नया नया रेनोवेट हुआ था, उन्होंने आई गेस वो लॉन्च के लिए करा था, और पूरी दिल्ली उस क्लब में आई थी वहां पर माफिया मुंडीर को सुनने। मैं वहां पे रेजिडेंट था, तो मेरे को उसकी वजह से बहुत माइलेज मिली थी, क्योंकि जब तक लोग जानते थे कि कोई शैल है, बट फिर पूरी दिल्ली के जो मेजर लोग उस टाइम जो पार्टी करते थे, वो पहचानने लग गए थे कि यार वो बंदा है जो हनी सिंह वाली जगह पर था। तो इनडायरेक्टली मुझे बहुत माइलेज उस टाइम पर मिला था, काफी फायदा हुआ था मुझे। यार शैल, क्या जर्नी यार, मतलब तुम बात कर रहे हो जब लोग हनी सिंह के फैन नहीं थे। हनी सिंह नहीं था, हनी सिंह, और आज हनी सिंह ऑफ कोर्स, बादशाह एंड हनी सिंह एंड रफ्तार, और ये लेजेंडरी स्टफ। सो फ्रॉम ऑपरेटर टू डीजे टू नाउ, तो RMM। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने में, थोड़ा सा विजुअली बताओ दिल्ली कैसा दिखता था क्लब कल्चर के हिसाब से। अच्छा, व्हेन यू वर हिटिंग द सीन, लेट्स से 2008, 10, 12, 14, 13 की बात करूं अगर मैं, ये जो डियर डोनर डियाब्लोस थे, और ये जो ये वाला कल्चर था, ये शुरू हो गया था, या कल्चर वाइज, क्लब कल्चर वाइज व्हेन यू वर राइजिंग, हम कैसा दिखता था दिल्ली? मैं आपको बताता हूँ, सीन बिल्कुल ऑपोजिट था, बहुत डिफरेंट सीन था। रीजन, जो क्लब में लोग आते थे पार्टी करने, वो एक्चुअली डीजे को सुनने आते थे और वो नया म्यूजिक सुनने आते थे। मतलब ये दो चीजें हैं। आज लोग आते हैं अपनी प्लेलिस्ट सुनने। जो मेजर डिफरेंस जो मुझे तब में और आज में लगता है, तब ये शैम्पेन वाला कल्चर नहीं था। आजकल जो दिल्ली सीन में और बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि वो लोग शैम्पेन उछालते हैं और वो फ्ला जो भी करते हैं, उस टाइम पर
ब्रांडिंग वाला सीन नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट म्यूजिक दैट टाइम। पीपल यूज टू कम, पीपल यूज टू एंजॉय, पीपल यूज टू ड्रिंक, वो नए गाने सुनते थे। वहां पर डीजे को पूरी अथॉरिटी थी कि आप जो गाने हम सुन रहे हैं उसके अलावा कुछ नया सुनाओ, वी विल एक्सेप्ट दैट। लोग एक्सेप्ट करते थे, लोग अप्रिशिएट करते थे, और नोट्स में लोग लिख के जाते थे, थैंक यू, यू मेड आवर डे, यू मेड आवर नाइट, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स करते थे, बहुत रेफरेंस मिलते थे। इसी से काम भी चलता था कि यार फलां डीजे अच्छा है, इसको बुलाओ, ऐसा काम होता था, बहुत बेसिक तरीके से, लेकिन अच्छा काम था। आज की डेट में बिल्कुल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सीन चेंज हो गया। आज की डेट में लोग घर से आते हैं, ऑलरेडी पी कर आते हैं और पीने के बाद वो कहते हैं मैं घर में जो गाना सुनता हूँ वो मैं क्लब में भी सुनूंगा। और वो फिर आकर मैनेजर को बोलते हैं या डायरेक्ट डीजे को बोलते हैं, कभी कभी प्यार से बोलते हैं, कभी कभी अलग तरीके से बोलते हैं, और वो कहते हैं भाई सिद्धू पाजी, हमारे सिद्धू पाजी चलाओ। क्योंकि मैं फैन हूँ। चाहे क्लब में वो म्यूजिक पॉलिसी ना हो, चाहे क्लब में बॉलीवुड ही बजता हो या वाइब अलग हो। हाँ, क्या होता है ना, आप टेक्नो पार्टी में जाकर नहीं बोल सकते ना बब्बू मान चलाओ। या पंजाबी पार्टी में जाके आप टेक्नो नहीं मांग सकते। वो टाइम पहले था, लोग समझते थे ये चीज का रीजन क्या है? लाइक पहले म्यूजिक को तवज्जो था, बट डिफाइंड था, लोग डीजे को सुनने आ रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, मजा आ रहा है। और अब क्या है, जो 10 गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं ना 1-1.5 महीने से इंस्टा पे या कुछ, अगर वो नहीं सुनेंगे हर तीसरा चौथा गाना, तो वो रेट ही कर देंगे, यार इस डीजे को तो पता ही नहीं कुछ। ये मुझे लगता है वो टाइम के साथ ना एक जनरेशन गैप आया है, एक फेज आया है, एक डिफरेंट फेज आ गया है। क्योंकि पहले ना दिल्ली में भी, अगर जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं बोलूंगा दिल्ली में बहुत लिमिटेड डीजेस थे। मतलब अगर टोटल में बोलूं तो शायद 50 डीजे होंगे जो सिर्फ दिल्ली के होंगे। आज 500 डीजे दिल्ली में ही है ना। एक डिफरेंस यहाँ है। तो अब क्या हो गया ना, पहले 50 डीजेस थे तो आपस में भी बहुत यूनिटी थी, हम लोग आपस में मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे कि भाई क्या चल रहा है नया, तू क्या कर रहा है नया, मैं क्या कर रहा हूँ, और हम लोग शेयर करते थे। अभी 500 होने की वजह से बात, आपस में बात होना तो बहुत दूर है। आजकल ईगो सिस्टम या जेलसी वाला ज्यादा हो गया है कि ये कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। और म्यूजिक पर अगर मैं आऊं तो म्यूजिक में ये सीन हो गया है कि लोग भी ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे नया म्यूजिक। रीजन नए नए डीजेस आने की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा आना चाहिए, क्योंकि हर टाइम के साथ नया भी जरूरी है, बट नए डीजे ना एक्सपेरिमेंट कम कर रहे हैं। वो जो लोगों को चाहिए उतना ही सुना के दे आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ लाइक्स, गुड नंबर ऑफ व्यूज, गुड नंबर ऑफ अमाउंट, तो दे आर हैप्पी विद इट। उन्हें लग रहा है कि यार हमें स्टेज मिल गया, हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, हम कर देते हैं। बाकी की चीजें वो ओवरऑल चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। उनको लग रहा है बस ये बिलबोर्ड के टॉप 100 टॉप 50 बजा दिए, हमने लोगों को खुश कर दिया। बट मुझे लगता है डीजे का काम ऐसा है कि डीजे को ना नया म्यूजिक सुनाना चाहिए और लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो आप टीवी में देख रहे हो, जो आप रेडियो पे सुन रहे हो, वो तो आप घर में बैठे भी कर ही रहे हो। आप नया क्या कर रहे हो? आप डीजे किस लिए आपने हायर करा है, या आप क्लब में भी जा रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? लोग एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे हैं, और नए डीजेस एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उन्हें बेचारों को प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता, मुझे ऐसा लगता है। कुछ हैं, देयर आर वेरी गुड डीजेस इन द मार्केट जो लोग कर रहे हैं ट्राई, बट उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो क्लब ओनर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, उन्हें बिजनेस चाहिए, उन्हें रेवेन्यू चाहिए। तो दे आर लाइक कि हाँ भाई जो चल रहा है वही चलाओ, पैसा इसी से आ रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट मनी nowadays, इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक, द आर्ट। हाँ, मतलब आर्ट सेकेंडरी हो गया है और मनी प्रायोरिटी हो गया, तो थोड़ा डिफरेंट है। पता नहीं कितने प्रोफेशन रोल गए एक चीज स्टेटमेंट करके बहुत डायरेक्टली। एक डीजे को होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि दूर से तो नहीं दिखता। मतलब ऑनेस्टली आई वॉक इन, वही 50 गाने चल रहे हैं, ठीक है, 5-7 होंगे आपके फेवरेट होंगे, बिल्कुल, या आप कुछ होगा। डू यू प्रिपेयर फॉर अ गिग? सर होमवर्क ऐसा है कि फुल टाइम जॉब है, और बिना होमवर्क के अगर कोई डीजे काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा वो सिर्फ लकी है, अगर वो काम भी कर रहा है तो, क्योंकि बिना होमवर्क के काम हो ही नहीं सकता। क्या होमवर्क है एक डीजे का, अगर आप बताओ तो? बहुत सारे हैं, बेसिक बताता हूँ। पहला तो ये है, जैसे आई एम मेन स्ट्रीम अ बॉलीवुड डीजे, आई प्ले ऑल द जॉनर, बट हाँ मेरा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है, तो मुझे अप टू डेट रहना पड़ता है पहला तो। चाहे मैं किसी भी सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू रहूं, अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी सुनो, आपके पास वो ट्रैक होना, क्योंकि ना हर कोई आता है, दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, कोई भी कहीं से उठ के कोई भी गाना आपको बोल सकता है। तो आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना है, और आपका होमवर्क होगा तभी वो आपका गाना होगा। आपको डाउनलोड रखना है, आपको अपनी, अगर आप पेन ड्राइव या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसमें वो अरेंज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में या पेन ड्राइव में। एक
दूसरा, गिग पर जाने से पहले जैसे मैं जो करता हूँ कि अगर इफ समवन हायर मी, मैं कोई क्लाइंट है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप किस तरीके का म्यूजिक आपकी प्रेफरेंस है, आप किस तरीके का सुनना पसंद करते हैं। मेरे कुछ एनआरआई क्लाइंट्स हैं, वो एनआरआई है, मुझे मेंटली एक आता है कि यार ये तो इंग्लिश गाने सुनेंगे, बट वो कहते हैं हम इंडिया में शादी इसीलिए कर रहे हैं कि हमें बॉलीवुड चाहिए। तो मैं उनसे उनकी प्लेलिस्ट पूछता हूँ कि आपकी क्या प्लेलिस्ट है, वो थोड़ा रेफरेंस दो, मैं उस हिसाब से म्यूजिक प्रिपेयर करता हूँ। या मैं और डीजेस, काफ़ी डीजेस हैं जो ऐसा करते हैं। या मैं किसी क्लब में जा रहा हूँ तो क्लब में शादी वाला डिफरेंट सीन है। शादी में हम प्रेफर करते हैं ओरिजिनल म्यूजिक प्ले करना, क्योंकि शादी में हम ज़्यादा बैंगर्स नहीं बजा सकते। क्लब में बैंगर्स चलते हैं, हिप हॉप चलता है, तो हमें उस तरीके से अपनी प्लेलिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। कॉन्सर्ट में जा रहे हैं अगर हम, तो कॉन्सर्ट्स में अलग तरीके का, उसमें आप एक्ट्स भी करते हो, आप इंटरेक्शन भी करते हो, तो उसके हिसाब से आपको बैंगर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर सब जगह करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे और पीछे वाले आगे बढ़ जाएंगे। ये हर जगह का रूल है। एंड इट इज द एरा ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट। एग्जैक्टली। तो 4 मैं चीजें बता रहा हूँ, हाँ, इसको रेट करके बताना कि सबसे मुश्किल कौन सा है। बिल्कुल। क्लब शो, कॉर्पोरेट गिग, कॉन्सर्ट और शादी। सबसे मुश्किल जो आपको होमवर्क करना पड़ता है या जो आपको चैलेंजिंग लगता है सबसे, व्हिच इज द मोस्ट चैलेंजिंग? देखो अब इतना टाइम हो गया तो मैं चैलेंजिंग अब तो नहीं लगता। डर हर शो से पहले लगता है, चाहे वो शादी हो, वो अच्छा वाला नर्वसनेस। हाँ, वो अच्छा है, मुझे लगता है हर आर्टिस्ट में होनी भी चाहिए, वो जरूरी है। शादी इज माई फोटे नाउ डेज, तो शादी में तो बिल्कुल डर नहीं लगता, बट हाँ मैं प्रिपेयर सबके लिए होता हूँ, तो इट्स ओके। कॉर्पोरेट में थोड़ा सा मैं रहता हूँ, जो आपने डर वाली बात बोली, उसका रीजन है दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, वेदर योर परफॉर्मेंस, योर टाइमिंग, योर पंक्चुअलिटी, योर ओवरऑल सिनेरियो। अगर मैं बोलूँ कि ना, उनका होता है 6 बजे गाना बजेगा तो 6 ही बजे बजेगा, 6:05 पे नहीं बजेगा। और क्लब्स में आई एम ओके विद इट। क्लब ठीक है, मतलब 1 नंबर पे शादी बिल्कुल मैं रिलैक्स रहता हूँ, सेकंड में क्लब में रिलैक्स रहता हूँ। कॉर्पोरेट में थोड़ा मैं नर्वस होता हूँ। कॉर्पोरेट में थोड़ा सा मेरे को ये रहता है कि यार अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, तो मेरे साथ साथ इस बंदे की भी पेमेंट मर जाएगी जिसने मुझे बुलाया है। तो कॉर्पोरेट थोड़ा सा मुझे रहता है, बट वो बेस्ट है। उसमें 2 चीजें हैं, एक 12 महीने रहता है, तो हमारा कोई सीजन नहीं रहता उसमें। अगर आप इफ यू आर गुड इन कॉर्पोरेट तो आपके पास काम ही काम है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि यार ऑफ सीजन है या ऑन सीजन है, और पैसा खरा है, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं पैसों वाली बात करूं तो इट्स गुड। बात पैसे पे आ गई है तो मुझे पूछना पड़ेगा, डीजे शैल, हाँ जी, एक डीजे कितना पैसा कमा सकता है? ये उन सब लोगों के लिए, क्योंकि ये माँ बाप को दिखानी पड़ेगी चीज। अपर लिमिट क्या है? एक कोई लिमिट नहीं है, इट्स लिमिटलेस। मतलब ये मल्टीपल लाखों में भी जा सकता है, करोड़ों में भी जा सकता है। 1 महीने का? हाँ, 1 महीने का। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे डीजेज हैं, इंटरनेशनल डीजेज हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। देयर आर डीजेज, वो खैर गेम अलग हो चुकी है, बट वही है, अगर आप सोचोगे नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। आपको एम रखना पड़ेगा अपना। मतलब इंडिया में, दिल्ली में देयर आर लॉट ऑफ डीजेज जो स्क्रैच से स्टार्ट करके आज लाखों में कमा रहे हैं। आई एम वन ऑफ देम। हर महीने आई एम वन ऑफ देम। मैं बोलता हूँ, चौड़े में बोलता हूँ, क्या दिक्कत है यार? इसने मेरे को ऑफ कैमरा कभी नहीं बताई बात। ठीक है, आपको मैंने बताया मैं 300 रुपए से स्टार्ट करा था, जो मेरी पहली इनकम थी, बट आज बाय गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग गुड। हाँ, काम मिल रहा है, बट अब ये इतने 15-16 साल हो गए तो आ गया टाइम के साथ। बट इसके ना, मतलब एक मैं बीच में एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ, इस काम में 100% सक्सेस है, बट यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें ग्लैमर बहुत है, इसमें शराब बहुत है, इसमें लड़कियां बहुत, मतलब ग्लैमर में ही आ गया वो सब, तो लोग मिस गाइड जल्दी हो जाते हैं और गलत डायरेक्शन में जल्दी, नशों में बहुत जल्दी चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे डीजेस देखे हैं, दे आर वेरी गुड, दे वर वेरी गुड, बट आज वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ देयर ड्रग्स और बिकॉज ऑफ देयर बैड हैबिट्स। तो मैं बोलूँगा, अगर आप इस लाइन में हो ना, आप पैशनेटली काम कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। 500% गारंटेड है, मिलेगी। आज मैं इतना कुछ अगर आज बनाकर बैठा हूं तो सिर्फ इसी काम की वजह से। मैंने कोई और काम नहीं करा। चिकनी मिट्टी पे तो हमेशा हो, फिसलने को आसानी है, फिसल सकते। हाँ, क्योंकि ना आजकल मैंने जो कुछ एग्जांपल्स मेरे सामने जो मैंने देखे हैं,
भाई डीजे बनना है। क्यों बनना है? यार लड़कियां बहुत मिलती हैं। पहला एक फैसिनेटिंग फैक्टर जो है, लड़कियां, भाई फ्री की शराब है, भाई तुम शराब जिंदगी भर पी लोगे, लड़कियां जिंदगी भर नहीं कर सकते। बट ये दो फैसिनेटिंग फैक्टर्स हैं जो हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं। भाई लड़कियां तो हैं, बहुत हैं भाई, पैसा बहुत है भाई, लेकिन उसके पीछे जो होमवर्क है वो कोई नहीं देखता। अगर वो देखोगे ना तो आप दूर भाग जाओगे, क्योंकि इनिशियल मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। आज मैं थोड़ा सा 1% स्टेबल हो गया हूँ अपने काम में, तो थोड़ा मैं लीनियंट हूँ, अपनी ठीक चीज़ों को लेकर ठीक हूँ। अदरवाइज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने इनिशियली इन माय स्ट्रगलिंग पीरियड मैं एक काउंसलर की जॉब करता था डे में। जो मैं आपको आइस लाउंज वाली बात बता रहा हूँ, हनी सिंह वाली, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। आई यूज्ड टू बी अ काउंसलर और दैट टाइम आई वाज ओनली 12th पास। ठीक है, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊंगा। मैं वहां पर MBA के बच्चों को काउंसिल करता था, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट दी जाती थी कि आपको गाइड करना है कि ये यहाँ पर MBA के कोर्सेज में एडमिशन लें। साउथ एक्स में था वो, तो मैं वहाँ जाता था। साउथ एक्स मेरे घर नॉर्थ दिल्ली से वहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा अप्रोक्सीमेट लगता था। तो मेरे को वहाँ 9 बजे पहुँचना होता था, मैं 8 बजे घर से निकलता था, 7 बजे मैं उठता था। मैं 9 बजे पहुँचा, 9 से 6 मैं वो शिफ्ट करता था फॉर्मल्स में। उसके बाद मैं अपने एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाता था। मेरा 7:30 का काम लॉग इन टाइम था आइस लाउंज साकेत में। 7:30 बजे मैं डीजे बन जाता था साकेत पहुंच के। 7:30 से 1 बजे तक मेरा वहां चलता था। देन आई रीच होम अराउंड 2:30। 2:30 बजे मैं आके सोता था और दोबारा सुबह 6 बजे उठ के मैं फिर जाता था। तो ये काम जो है ना बिहाइंड द सीन्स, ये कोई नहीं देखता। क्या ये चीज प्राउड नहीं फील कराती है? शायद बहुत कराती है। अरे एक्चुअली में, और आई थिंक आई कैन स्पीक दिस ऑन हिज बिहाफ। अब जो कर रहे हैं वो तो चलो भगवान की देन है, वो शुक्राना जरूर है रब दा। बट ये वो वाला जो टाइम था ना, ना दिन ना रात पता ना कुछ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थी और कोई इंस्पिरेशन भी नहीं थी। यही करना है भाई, कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर छोड़ दो टाइप वाली बात है। क्योंकि तब क्या था ना, घर वालों के लिए मैं व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा हूँ, मैं काउंसलर हूँ। पैशन के लिए मैं वो काम कर रहा हूँ कि यार मन वहां मानता है। बट जब मुझे धीरे धीरे दिखा कि हाँ यार, जो मेरा पार्ट टाइम पैशन है उससे मुझे इनकम भी हो रही है और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बन रहे हैं, देन धीरे धीरे मैं उसमें स्विच हुआ। क्योंकि अगर मैं रात को जाऊंगा पार्टी करने, तो जो पापा आज मेरे को प्यार करते हैं वो उस टाइम पर पता नहीं मेरे साथ क्या ही कर रहे हो। बट आई थिंक एक चीज है जो अगर आप कभी भी सोचो डीजे या आरजे के म्यूजिक इंडस्ट्री जुड़ने के लिए, एक चीज है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ना पहले थी ना आज है, दैट इज योर लव फॉर म्यूजिक। राइट। अगर आपको किसी भी और कोई भी ऑनर हो सकता है मुझे लगता है, अगर आपको म्यूजिक सुन के आपका मूड चेंज होता है, आप इन्फ्लुएंस होते हो, एक किक आ जाती है, कभी कभी सैड हो जाते हो, अगर म्यूजिक आपके इमोशंस को ड्राइव करता है ना, एग्जैक्टली, देन प्रोबेबली यू कैन बी अ राइट फिट। बट आपको रोकना नहीं है उसे, कह रहे फर्क नहीं पड़ता कौन सा गाना चल रहा है, भाई मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, वो माहौल अगर जमाना है तो आपको खुद पहले माहौल फील करना पड़ेगा। बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। इनफैक्ट मूड स्विंग्स होते हैं ना हर इंसान के साथ होते हैं, तो मेरे साथ बहुत होते हैं। अगर मेरे साथ अभी मैं कल एक सैलून में था, मैं वहाँ अपना काम करवा रहा था और वहाँ कुछ ऐसा म्यूजिक बज रहा था जो मुझे नहीं समझ आ रहा था। मतलब मैं जॉनर नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वही लोग अलग 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 सोचते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर एक जॉनर का एक गाना बज रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट विद दैट और मैं इरिटेट हो रहा था। तो मैं अपने हेयर ड्रेसर पर वो हो रहा था, मैंने कहा ढंग से काम कर, ये कर। कह रहा भैया आप हमेशा चुप रहते हो, आज आपको क्या हुआ? मैंने कहा गाने चेंज कर दे। तो काफी बार फर्क पड़ता है इन चीजों का। और अदरवाइज अच्छा म्यूजिक बज रहा है, आप बिना बात के खुश हो लोगों से, आप उसे टिप भी दे दोगे कि यार आज तू अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों से। सही बात है। आखिरी 2 सवाल। हाँ जी। डीजेइंग की सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? अब आप एक जगह पे हो, अपडेट होते रहते हो म्यूजिक के साथ, स्टेज मिल जाते हैं, इंटरनेशनली आप शोज कर रहे हो, यू परफॉर्म्ड इन हाउ मेनी कंट्रीज? मोर देन 15 नाउ। मोर देन 15 कंट्रीज, और ये रेगुलर गिग्स हैं। मतलब एक तो दौर ऐसा था 6 महीने में हम 3 बार फ्लाइट में मिले थे। हाँ, और हम ऐसे मिल ही नहीं पाए थे बिल्कुल भी। बट ओके, तो इन सब के बाद आई मीन प्लेइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, वेडिंग ये वो सब कुछ, अभी भी व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ डीजे? डिफिकल्ट इज, वही मैं दोबारा बोलूंगा, जैसे बिहाइंड द सीन्स में क्या होता है ना, आपको दिख रहा है एक डीजे आया, उसने परफॉर्म करा, अच्छा परफॉर्म करा, बुरा परफॉर्म करा, वो बात की बातें हैं। लेकिन परफॉर्म करने से पहले मैं घर से निकला हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट है, प्लानर है, कुछ भी है, हमें एक टाइम दिया गया है, आपका स्टेज टाइम है 11 बजे का। तो
मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं 10 बजे वेन्यू पर हूँ, ताकि 1 घंटे का मेरे पास भी बफर रहता है, जस्ट इन केस कुछ भी हो तो मैं उसको कवर अप कर लूँ। 10 बजे अगर मैं वेन्यू पर आया हूँ, दैट मीन्स मैं अपने घर से हो सकता है 9 बजे निकला हूँ या 8 बजे निकला हूँ विद इन दिल्ली, और उससे पहले रेडी होना पड़ता है। मतलब ये इट्स अ फुल डे जॉब, और मैं सुबह से उठते ही तैयारी कर रहा हूँ कि कुछ लास्ट मिनट कुछ म्यूजिक में अपडेट करना है, कुछ चेंजेस हैं, कई बार क्लाइंट की कुछ लास्ट मिनट पर आ जाती है कि मेरी एंट्री पर ये गाना बजना चाहिए, या ये जो होमवर्क है ये सब करके हम पहुंचे 11 बजे के हिसाब से मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, बट ड्यू टू सडन रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, वो जो कि 99% टाइम होते हैं, जो होते हैं, जो कि नॉर्मल रहता ही है कि आधे 1 घंटे का तो हम भी बफर लेके चलते हैं कि हो सकता है, बट ऐसा भी हुआ है। लास्ट ईयर ही मैं बता रहा हूँ, मेरे से पहले बी प्राक पाजी परफॉर्म कर रहे थे, दिल्ली का एक फंक्शन था, और मेरे को स्टेज टाइम दिया गया था 1 बजे का, जो मेरे को पहले से बताया गया था कि आपको आफ्टर पार्टी में परफॉर्म करना है, और मैंने स्टार्ट करा है सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे, और आप बैठे हुए ग्रीन रूम, मैं वही हूँ। मतलब 1 बजे का टाइम के लिए मैं 12 बजे, बट मैं उस दिन जल्दी आ गया था, मैं 11 बजे वेन्यू पर आ गया था कि चल यार मैं देखता हूँ, मैं उनको भी लाइव सुनना चाहता था, और 5 बजे तक मेरी एनर्जी 0 हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली ना यार, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे को भी चाहिए थोड़ा एनर्जी बूस्टर चाहिए। लोग तो पी के पीक पर आ गए, उनकी एनर्जी तो चल रही है एकदम 100 पे, मैं उस टाइम 50 पे चल रहा हूँ, बट मेरे को अपना 500% डिलीवर करना है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि भाई किसी भी तरीके से मुझे वहां पर अपना डिलीवर जो करना है वो बेस्ट करना है। तो ये बहुत मुश्किल पार्ट होता है कि शो मस्ट गो ऑन, चाहे आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, चाहे आप थके हो, चाहे आप एनर्जी नहीं है, या कई बार कुछ मिस हैपनिंग हो गई, यू आर नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, बट स्टिल यू हैव टू डिलीवर योर बेस्ट। हाँ, फाइनल क्वेश्चन भाई, एज अ डीजे आप आई थिंक दुनिया भर में जितने भी सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके गाने प्ले करते हो एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कैमरा, कोई एक आर्टिस्ट जिसको नाम लेके यू वुड वांट टू थैंक यू, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि यार इस बंदे के गाने हैं ना, तो हमें मजा आता है रेडियो पे प्ले करते हुए, हु पॉसिबली आपके हिसाब से वो कौन सा एक ऐसा सिंगर है जिनको आप एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहते हो फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द डीजे फर्टर्निटी? इतने साल आपने प्ले किया है कि पाजी यू हैव, आप डीजे की जान हो, कौन सा दैट टाइटल किसको दे सकते हो आप? मैं वैसे तो बहुत सारे हैं, आज की डेट में बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट मैं बोलूंगा अगर मेजरली माय पर्सनल फेवरेट, तो मैं हनी पाजी के लिए बोलूंगा ये चीज, बिकॉज हनी पाजी इज द गाय जिन्होंने ये जो कल्चर है ना वेडिंग्स में लाने का, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक था बट इतना वर्ल्ड वाइड नहीं था। अब क्या है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, बादशाह बाजी, हनी पाजी, एपी ढिल्लों, शुभ, बहुत देयर आर मेनी, बट हनी पाजी इज लाइक शाहरुख खान ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री। तो उनको अगर आपने चला दिया ना, तो 99% लोग रिलेट करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, और खुद आगे से लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा है। तो मुझे पर्सनली भी पसंद है, और मुझे लगता है मास ऑडियंस को पसंद आता है वो। So big thank you, big shout out to Honey Singh from all the DJs के पाजी, आपके गाने आई थिंक आज भी you feel proud when you play proud songs. always Fantastic. शैल मेरे भाई, thank you so much. Thank you so much. Keep spinning the tables worldwide. और हम फ्लाइट के अलावा ऐसे भी मिलते रहे नहीं तो हम कभी टर्की की फ्लाइट में मिलते हैं, कभी लंदन की फ्लाइट पे मिलते हैं ऐसा, बट भगवान करे वो 15 से 50 देश हो जाएं जहां प्ले करो, and keep entertaining the world. Thank you so much भाई. Thank you for having me here. Thank you guys. Thank you.